लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग वोट डालते हैं, सरकारें चुनते हैं, और यही सरकारें जब लोकसभा विधानसभाओं में बैठ जाती हैं तो ये सत्ता कहलाने लगती हैं। ये सरकारें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में तमाम कानून लाती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, और इन कानूनों को उन विधानसभाओं, लोकसभाओं से पास कराया जाता है। लेकिन यही सरकारें, और जिन्हें सत्ता हम कह सकते हैं, अपने खिलाफ उठने वाली तमाम निगेटिव वॉइसेस को, अपोजिट वॉइसेस को दबाने के लिए भी ऐसे कानून का प्रयोग करती हैं। अभी हाल फिलहाल ही स्टेट ऑफ यूपी ने, जो यूपी सरकार है, उसने आंकड़े जारी किए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर, और आंकड़े बताते हैं कि इस साल अगस्त महीने तक 139 मामले एनएसए के तहत दर्ज किए गए, जिसमें 76 मामले गौ हत्या से जुड़े हैं। जबकि अगर देखे जाए तो CAA का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके 13 मामले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 37 मामले और अन्य 20 मामले इसमें शामिल हैं। और यहां यह बताना जरूरी होगा कि 4 महीने से लॉकडाउन भी रहा है। डॉक्टर कफील खान का आपने मैटर सुना। डॉक्टर कफील खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्र के तहत जिस तरह उनकी गिरफ्तारी की गई राष्ट्र में, तो वो उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही जो राष्ट्र के अंतर्गत आती है, लेकिन फिर भी एक MBBS MD डॉक्टर को 8 महीना जेल में बिताना पड़ा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े साहब हैं। लगातार संजय हेगड़े साहब कॉन्स्टिट्यूशन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में वकालत तो करते ही हैं, तब साथ ही सामाजिक मुद्दों के, सामाजिक सरोकार के मुद्दे, मानवाधिकार के मुद्दे लगातार विभिन्न मंचों से उठाते रहते हैं। हमारे साथ इसके साथ ही दूसरे मेहमान MS खान साहब जुड़ गए हैं। आप MS खान साहब एक UAPA कह लें, पोटा कह लें, टाडा कह लें, इस तरह के कानून के मामले में देश की विभिन्न अदालतों में पेश हो रहे हैं लगातार। संजय सर, सबसे पहले तो मेरा आपके से ही सवाल होगा, नो वकील, नो अपील, नो दलील, इसको कहते हैं रासुका। आखिर ये कानून कब तक एक राजनीतिक दलों के लिए, सरकारों के लिए दूसरों को निपटाने का काम करता रहेगा? संजय सर। देखिए, ये जो कानून बना है जी, वो ये कोई सजा देने वाली कानून है नहीं, जो हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं जी, कि अगर आपने कोई अपराध कर लिया है तो अपराध करने के बाद आप पर मुकदमा चलेगा, मुकदमा में आपके पास वकील होंगे और फिर सजा सुनाई जाएगी। ये जो इसमें जो डिटेंशन है, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। सजा के तौर पे नहीं, पर क्योंकि आप अपराध करने जा रहे हो, इसलिए रोकने के लिए हम आपको डिटेन कर सकते हैं। जी। डिटेंशन ऑर्डर कभी कभार 3 महीने का होता है, कभी 6 महीने, 1 साल तक, और बीच में ये डिटेंशन ऑर्डर जहां तक जब एडवाइजरी बोर्ड उसे वैध मानती है तो डिटेंशन चलता रहे। अगर एडवाइजरी बोर्ड से आप नाखुश है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो प्रावधान है हमारे संविधान में भी है। शायद गलती तभी हुई थी क्योंकि जब ब्रिटिश साम्राज्य थी तो स्वतंत्र सेनानियों को प्रिवेंटिवली डिटेंशन में अंदर डाला जाता था, और वो पद्धति हमारे संविधान में भी आ गई, और फिर बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनते गए। इमरजेंसी में आपको याद होगा कि मीसा करके एक कानून होता था जिसके तहत लोगों को अंदर किया जा सकता था, और हर स्टेट में ये प्रिवेंशन ऑफ बूटलेगर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह 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 बहुत सारे ऐसे कानून हैं। तो 1980 के तहत जब पंजाब में, कश्मीर में सब अलगाववादी तत्व आने लगे थे, तब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना गया था पार्लियामेंट से, और उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है। पर जो पंजाब में खालिस्तानियों के ऊपर लगाया जाता था या कश्मीर में अलगाववादियों पे लगाया जाता था, अब पूरे देश भर फैल गया है, और कोई भी राज्य सरकार के बारे में कुछ भी कोई कह दे तो चलिए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू कर देते हैं। ये सरासर एक ऐसी पद्धति बन गई है
कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई या कोई पुलिस वाला अगर आपसे ना खुश है तो आपको 6 महीने या 1 साल अंदर रख ही सकता है। जी जी जी। एनएसए, संजय साहब, एनएसए जो कानून है, एक होता है कानून जो संसद विधानसभाएं जब पास करती हैं तो वो पब्लिक एट लार्ज, वो 135 करोड़ की अगर जनसंख्या है तो 135वें करोड़ व्यक्ति तक। लेकिन एनएसए जैसा कानून तो केवल सरकारों के लिए, उसका आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। और असल में ये कानून नहीं है, सरकारों की जरूरत है। आप इसको मानते हैं? बिल्कुल जी। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक बेसिस है यही है कि भाई हम किसी के पंजाब में खालिस्तानी टेररिस्ट या कश्मीर में किसी और टेररिस्ट के खिलाफ हम सबूत नहीं ले पाएंगे, गवाह लेकर नहीं आ पा सकते हैं, उसीलिए हम उन्हें प्रिवेंटिवली डिटेन कर रहे हैं। जी जी। तो ये जस्टिफिकेशन था। अब कफील खान क्या किसी सभा में क्या बोले क्या नहीं बोले, आज की तारीख में सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस है, तो इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। फिर भी जो खालिस्तानियों के लिए लागू किया गया था अब कफील पे लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, मैं 3 इंग्रेडिएंट्स जो बड़े बड़े पढ़ रहा हूं, prejudicial to the security of India, the relation of India with foreign country or the maintenance of public order, essential services and supply। ये जो मेन 3 ग्राउंड हैं जिनके आधार पर अगर उसका वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई होती है। लेकिन एमएस खान साहब, जब आप राष्ट्र पे कार्रवाई करने जाते हैं तो मेजॉरिटी में चीजें देखी जा रही हैं, तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स तो वो तो दूर हो गए, लेकिन सरकार सत्ता जब जिसको निपटाना होता है, अपने खिलाफ वॉइसेस को खत्म करना होता है, उन फैसलों के खिलाफ CAA का जब लोग विरोध कर रहे थे, तब कौन सा पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ था? सड़क पे लोग बैठे हुए थे, इंडियन पिनल कोड था आपके पास, शांति भंग होने की स्थिति में आपके पास तमाम कानून थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर आप मैसेज क्या देना चाहते थे खान साहब? देखिए, ऐसा जैसे अभी हेगड़े साहब ने कहा कि कानून होता है कि आप किसी को अपराधी को पकड़ते हैं, उसको सजा चलती है, मुकदमा चलता है। लेकिन देखिए, मैं एक सिंपल भाषा में अगर एनएसए को कहूं तो ये सरकार के लिए है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप चाहे देखिए सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, अब आप प्रिवेंटिव उसको रख रहे हैं किस ग्राउंड पे, किस सिक्योरिटी को खतरा है या सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहा है या प्रेजुडिशियल किसी भी लिए स्टेट के लिए है, तो उसका पैमाना क्या है? सेटिस्फैक्शन, जो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन जो मजिस्ट्रेट को सर्कमस्टांसेस प्रिवेल कर रही हैं या लाइकली टू बी प्रिवेल, ठीक है। तो एक एक्ट में जगह जगह यूज किया गया सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड। तो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? और सेटिस्फैक्शन तो डिस्क्रिशनरी हो गया मेरे मन में कि मैं अधिकारी हूं, कफील अहमद ने स्पीच दी तो मैं सेटिस्फाइड हो गया कि भाई ये तो प्रेजुडिशियल है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, तो मैंने एनएसए लगा दिया। अब देखिए, इस एक्ट में भी इनबिल्ट सेफगार्ड है, जैसे एडवाइजरी बोर्ड अगर आपके ग्राउंड्स को और आपके रिप्रेजेंटेशन को जो एक डिटेनी भेजता है वहां पर उसको कंसीडर करता है कि हाँ जी इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो रिवोक हो जाता है। लेकिन वो भी सब क्या है कि एक फॉर्मेलिटीज हैं, एक सब मतलब आप कुल मिलाकर। खान साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट 8 महीने बाद एक MBBS MD डॉक्टर की रिलीज पर आदेश करता है कि जो AMU के सामने आपने स्पीच दी थी वो यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए थी, वो भड़काऊ नहीं थी। एक MBBS MD डॉक्टर को आप 8 महीना जेल में रखते हैं, इसके बाद जमानत देकर उसका उपकार करते हैं। संजय हेगड़े साहब, ये उपकार क्या उसके 8 महीने के उस पीरियड को वापस ला पाएगा कभी? जी नहीं, ये उपकार नहीं कर रहे हैं, ना ही जमानत दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिटेंशन ऑर्डर था ये गलत था, अनजस्टिफाइड था, डिटेंशन को क्वॉश कर दिए हैं। 8 महीने वापस नहीं दे पा रहे हैं, दे पाएंगे, ना ही कोई कॉम्पेंसेशन का प्रावधान है। और इन 8 महीनों में कफील खान के वकील 2 या 3 बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई सारे जज ऐसे थे जिन्होंने ये मामला सुनने से इनकार कर लिया, किसी कारणवश नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है वगैरह वगैरह।
फिर आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फलाना तारीख के अंदर आप फैसला सुनाएं, तभी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामला सुनकर ये डिटेंशन ऑर्डर क्वॉश कर दिया। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अब तक कोई प्रावधान नहीं है कि अगर इसका दुरुपयोग हो तो उसका कोई मुआवजा भी हो। 1994 आपको याद होगा, नम्मी नारायण का 2018 का मैं जजमेंट आपको एक बार दोबारा से रिकॉल कराना चाहता हूं संजय सर। 2018 में 50 लाख का जुर्माना हुआ, 1994 का आरोप था। 24 साल नम्मी नारायण ने, जो इसरो के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस ट्रॉमा से जिया होगा, उस आरोप पर जो ट्रॉमा होगा वो केवल निश्चित रूप से वही समझ सकते हैं। एनएसए जैसे कानून लगाने के बाद आप सालों साल डिटेंशन में रखते हैं, निकाल दिए जाते हैं और एक दिन अदालत कहती है कि वो डिटेंशन इलीगल है। एमएस खान साहब, आप चूंकि ट्रायल कोर्ट में लगातार इन लोगों के लिए पेश होते हैं, ये मानसिकता क्या दिखती है जब एनएसए के बहुत से मामलों को आप देखते हैं? उस समय आप केसेस पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं, डीएम की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो मानसिकता क्या कहलाती है? देखिए सवाल क्या होता है ना, कोई भी ट्रायल, देखिए कोई मुकदमा, क्रिमिनल एक आम मुकदमा मेरे पर दर्ज हुआ, ठीक है, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैं बेल के लिए जा सकता हूँ, 3 महीने में मेरी चार्जशीट आ जाती है, या यूएपी लगा 6 महीने में मेरी चार्जशीट आ जाती है। मैं देख सकता हूँ कि मेरे खिलाफ इन्होंने क्या एविडेंस आ रही है, मैं उसको डिफरेंट फोरम पे लड़ सकता हूँ। लेकिन एनएसए लगाने के बाद तो मैं कंप्लीटली जेल में बंद, ठीक है। अब एडवाइजरी बोर्ड के सामने मैं लॉयर भी नहीं भेज सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। सिर्फ ग्राउंड्स मुझे दे दी गई हैं, एडवाइजरी बोर्ड ने मेरा ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। मैं डिपेंड कर रहा हूं कि कब सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर मैंने अब उस ऑर्डर को चैलेंज कर रखा है, वो उनकी से मर्सी पर जिंदा हूं कि वो कब मेरे केस को उठाएं और एक सही तरीके से सुनवाई हो। तो मेरे लिए तो सारे रास्ते एनएसए लगने के बाद बंद हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल एंटायरली अपोजिट है कि आप किसी क्रिमिनल को बंद करते हैं, चाहे कितना भी हीनियस क्राइम किया हो, उसके पास राइट्स और उसके पास जो रास्ते बहुत सारे होते हैं विप्लव। यहाँ पर बिल्कुल नैरो डाउन करके उसको एक तरह से फेंक दिया जाता है, या इसको एक तरह से इसको बोला जाए कि देखिए कोई भी सरकारें हो, चाहे पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा रहे हो या आज डेमोक्रेटिक सरकार है, सरकारों के पास एक टूल होता है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक कोर्ट के पास एक टूल है, और वैसे ही सरकारों के पास एक टूल है कि देखिए हमारे अगेंस्ट आप जाएंगे तो हम आप पर एनएसए लगाएंगे। और जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको, देखिए जैसे हेगड़े साहब ने कहा, मैं कोई कंपनसेशन नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि प्रोटेक्शन है उस एक्ट में कि कोई भी ऑफिसर एक्शन लेगा गुड फेथ में, उसके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो कंप्लीटली ब्लाइंड वो आप पकड़िए और झोंकिए और सरकार के खिलाफ आवाज न उठाइए। सीआरपीसी में वैसे प्रोविजन है, अगर प्रूव हो जाता है तो 1000 रुपए तक का जुर्माना है। संजय हेगड़े साहब भी बता पाएंगे। नहीं, एनएसए की बात नहीं कर रहा है मैं, जनरल इंडियन पिनल कोड के तमाम सेक्शंस की बात कर रहा हूं। सीआरपीसी भी तो जी, सीआरपीसी भी तो लगता है जी प्यूनिटिव डिटेंशन जी, जी, जब आप पे ऑर्डिनरी मुकदमा चलता है, जी, ये प्रिवेंटिव है। यस, क्योंकि आप अपराध कर सकते हो, इसीलिए हम आपको पहले से गिरफ्तार करके अंदर रख लेंगे। जी जी संजय सर, मैं आपको वे बैक 1973 ले चलता हूं। केशवानंद भारती, संत जिनकी अभी हाल फिलहाल ही डेथ हुई, उनके मामले में 13 जजों का फैसला आया। उस संविधान की सुपरमेसी को उन्होंने बताया, और वही संविधान रूल ऑफ लॉ को बताता है कि सरकारें कैसे चलें, कैसे चलेंगी, कानून कैसे उसका जमीनी स्तर पर प्रयोग कैसे होगा। एनएसए जैसे कानून पर मैं एनसीआरबी का डाटा पढ़ रहा हूं आपको, 697 2018, 501 2017, और अगस्त तक अभी जो मामले हैं वो 139 केवल उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, जबकि 4 महीना लॉकडाउन रहा है। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में जो अपना 13 जजों का फैसला आया, रूल ऑफ लॉ को, संविधान को, वो कहीं ना कहीं वो इस पृष्ठभूमि में आप देखें जहां एनएसए जैसे कानून को लगाने के लिए सरकारों को ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं, वो लगा देती हैं, इसके परिणाम आप झेलते रहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं उस संवैधानिक, उस जजमेंट की एक आत्मा की हत्या लगातार करना जैसा है? नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है जी। पर जब हम 1950 में हमने संविधान बनाया था, उसी में आर्टिकल 20 में हमने 22 में
22 में हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी प्रावधान बनाए थे। जी जी, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर है तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं रहती है। जी जी, हमें देश के तौर से एक ये तय करना है कि ये हमारे आजादी के 70 साल बाद, 75 साल बाद क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा कानून के लिए प्रावधान होने चाहिए या नहीं। क्या हम आजाद देश के आजाद बाशिंदे नहीं हैं? क्या हमारी आजादी सिर्फ इस पर निर्भर है कि हम पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया ना जाए, एनएसए लगाया ना जाए? आज एनएसए किसी पर हो सकता है। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ ये शायद किसी को पसंद ना आए, तो कह दें कि आई एम सब्जेक्टिवली सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड। क्लियर। फिर जैसे फिर मुझे खान साहब के पास जाना पड़ेगा, सर मेरे लिए कुछ कीजिएगा, मेरे रिप्रेजेंटेशन बनाइएगा एडवाइजरी बोर्ड, और एडवाइजरी बोर्ड के बाद फिर कोई जो भी सरकार हो, अगर यूपी हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हो तो बैंगलोर हाई कोर्ट, वैसे चलता है। ये जो प्रावधान है संविधान में, इसी को हटाना देना चाहिए मेरे राय में। जी जी, टाडा पोटा जैसे कानूनों को हटाया गया, यूएपीए लाया गया। अब यूएपीए का संशोधन करके भी अब लोग कह रहे हैं कि टाडा पोटा को दोनों को मिला के यूएपीए बना दिया गया। आपको लगता है कि एनएसए में एक बड़े बदलाव की जरूरत है या पूरी तरह से रिपील करा जाए? संजय सर, पहली आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को रद्द कर लो। जी जी, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि साहब हम सबूत लाने में असफल होते हैं, उसके लिए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करना चाहते हैं, तो फिर आप रूल ऑफ लॉ तो नहीं चला रहे हो ना। आप तो सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पे चला रहे हो। मेरा ये मानना है कि एनएसए या जो लोकल एक्ट्स भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, सब रद्द होने चाहिए। खान साहब, क्या कहना है आपका प्रिवेंशन एक्ट को लेकर? देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे हमारे एनएसए है जम्मू कश्मीर में, वो पीएसए लगाते हैं, तो किसी पर भी लगा दी जाता है। देखिए, बात जहां तक आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, हेगड़े साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बिल्ड प्रोविजन है कि हम कर सकते हैं। तो सवाल क्या, देखिए आप कोई भी कानून, जैसे विप्लव अभी आपने कहा कि केशवानंदन भारती केस आया, मैं 50 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की 1000 जजमेंट गिना सकता हूं जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया हो, कहा हो कि डिटेंशन ऑर्डर जो जस्टिफिएबल नहीं है। सवाल क्या होता है, सवाल होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड का, कि किस सूरत है। देखिए, कानून तो मैंने दे दिया, एक पुलिस अधिकारी को भी मैंने 107 151 के केस लगते हैं सीआरपीसी में, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, तो एक अधिकार मैंने पुलिस अधिकारी को कानून बनाकर दे दिया। लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका इंप्लीमेंटेशन, ये डिपेंड करता है उस सरकारी अधिकारी के विवेक पर कि उसका मेंटल स्टेटस, उसकी क्या कंडीशन है। अब यहां पर तो आप थोके भाव में, जैसे हेगड़े साहब ने कहा कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझ पर भी आप एनएसए लगा सकते हैं, मैं लड़ता रहूंगा हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड में। तो विप्लव, सवाल ये, कानून बिल्कुल बनाइए, लेकिन कानून को लागू करने के लिए भी उसकी लेटर स्पिरिट जो होती है, जो बिल्कुल आत्मा है, कि हर किसी पर आप मत थोप दीजिए। कपिल अहमद था, एक डॉक्टर था यार, उसने अगर कोई बात कह दी तो क्या वो एक टेररिस्ट था? क्या वो भारत के टुकड़े कर रहा था? तो आप जो लॉ अप्लाई करें, एक जस्टिफिकेशन, यार फेयरनेस होनी चाहिए। आर्बिट्रस जिसके ग्राउंड पर हम उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इन्होंने बायस थे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए विप्लव। कानून भले ही बने ना बने, लेकिन जो उसका इंप्लीमेंटेशन, जो उसका एप्लीकेशन हो, वो जस्टिफाई होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए। संजय सर, आपके अनुभव का हम प्रयोग करते हुए आपसे समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट खासकर इस प्रिवेंशन डिटेंशन के कानूनों पर मैं सभी नहीं आप कोट कर पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ अगर जजमेंट का आप हवाला देके बता सके कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस प्रिवेंशन लॉस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या मानसिकता है? सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता भी वही है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है जी, तो इसे असंवैधानिक का ठहराने का कोई बात होता नहीं है। तो फिर ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज सारे जो होते हैं, सब के सब एक प्रोसेस पे ही देखते हैं। क्या डेटेन्यू को ग्राउंड सर्व हुआ था, क्या उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होने का पूरा मौका दिया गया, क्या जो ग्राउंड्स जो दिए गए हैं वो उस भाषा में दिए गए हैं,
जिससे जो पढ़कर वो समझ सके। अभी कपिल के केस में ही ये तय हुआ था कि जो भी ग्राउंड था उसको कपिल को एक सीढ़ी पकड़ाई गई थी। सीढ़ी आदमी जेल लेकर जेल में क्या करेगा अगर सीढ़ी प्लेयर ना हो। तो उस टेक्निकलिटी पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिटेंशन स्ट्राइक डाउन कर दिया था। जी। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लार्जली एक प्रोसीजरल मामला बन जाता है कि सारे के सारे प्रोसेसेस कंप्लाई हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो तुरंत उसे क्वश कर देते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक जमाने में अगर कोई वकील कोर्ट में खड़ा होकर कह दे My lords, this concerns the liberty of the citizen, तो कोर्ट तुरंत दूसरे सारे मामलों को एक साइड रख के वो मामला सुनने को शुरू कर देते। आज के तारीख पे वो नहीं हो रहा है। आज के तारीख पे अच्छा ऐसा हुआ है, चलिए नोटिस इशू करते हैं, दो हफ्ते बाद सुनते हैं, 4 हफ्ते बाद सुनते हैं, 4 हफ्ते बाद सरकारी वकील आके कहता है सर हमको इंस्ट्रक्शंस आए नहीं है, आप थोड़ी देर और दे दीजिएगा, और मौन। और इस बीच में आदमी अंदर जेल में सड़ा रहता है। अगर ऐसे मामले वापस कोर्ट सीधे फर्स्ट इंस्टेंस पे सुनने लगे, अच्छा ऐसा है, बताओ सरकारी वकील हम ये क्वॉश क्यों ना करें, फर्स्ट राउंड पे ही अगर होने लगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो सब अब्यूज हो रहा है अपने आप कम होने लगेगा। खान साहब, प्रैक्टिकल आप तो अदालतों में खड़े हो रहे हैं लगातार, क्या दिक्कत क्या पेश आती है वहां पर? देखिए जैसे मैंने कहा कि ट्रायल हो चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैटर हो, जैसे सर ने कहा कि जजेस जो आज वो इनसेंसिटिव जो हो गए ना कि भाई देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, जो राइट सेक्रोसेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सब भारतीयों को दिया, एक सेक्रोसेंट राइट है। तो आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है मैक्सिमम वकालत आर्टिकल 21 की जो देखा जाए पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, कोई आदमी कस्टडी में है 15 साल से 50 या 1000 जजमेंट गिना दूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज कर रहा है कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आप देखा जाए, जैसे यूएपीए कानून की बात कर लूं कि बेल के लिए मुझे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसी मेरे ऊपर जो एक्यूजेशन है गलत है। अगर मैंने ये प्राइमा फेसी साबित कर दिया तो मुकदमा स्टैंड कहां करता है? तो जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वो तो मजाक बनाकर रख दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोर्ट्स आज की डेट में या तो इनसेंसिटिव हो गई है या ओवरबर्डन हो गई है या सुनना ही नहीं चाहती। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन देखिए, कफील अहमद का एग्जांपल देता हूं आपको, 8 महीने बाद कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि भैया आप पे जो लगाया गया था गलत है। ये 12 महीने तक तो वैसे ही उसका पीरियड खत्म हो जाता, स्टेट गवर्नमेंट दोबारा उसको फर्दर एक्सटेंड कर देती, तो 24 महीने बाद भी हाई कोर्ट अगर ये कहता तो गलत है। तो भैया ये तो आप देखिए ना, हर तरफ ही जो सूरत हाल नजर आ रहा है वो सब बुरा दिख रहा है विप्लव। मतलब एक जो न्याय की उम्मीद जो अदालत से एक इंसान को होती है वो मरती हुई नजर आ रही है विप्लव। जो मैं प्रैक्टिकली देख 7 साल 10 साल मुकदमे चार्जेस फ्रेम नहीं हो रहे भाई, तो आप हम किस तरफ जा रहे हैं यार? बहुत दुख होता है देखकर। बिल्कुल, अब इस चर्चा को थोड़ा सा अंतिम में ले जाने के साथ ही अंतिम में आप दोनों से एक क्वेश्चन कर लेता हूं। संजय सर, मुझे बताइए, इस तरह के मामलों में जब अदालतें कहती हैं कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ आपने लगाया है या यूएपीए लगाया है या पीएसए लगाया है या एनएसए लगाया है, ये बनता ही नहीं था, और वो व्यक्ति जेल में रहे आता है 8 महीना 10 महीना 12 महीना, चंद्रशेखर आजाद से लेकर कफील खान तमाम हमारे पास ऐसे उदाहरण है। मुझे ये बताइए, क्या एक बड़ी जिम्मेदारी उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तय होनी चाहिए या नहीं, और होनी चाहिए तो उसका क्या तरीका क्या होगा? देखिए, मैं भी सरकारी वकील रह चुका हूं, और जब भी कोई कहीं से कुछ आदेश आ जाता था जहां हमको कुछ सही नहीं दिखता था, मैं यही कह देता था कि सर आप लिखित में भेजिए ना, तो फिर वो कभी आता नहीं था। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अगर कह दे सर मुझे लिखित में अगर ये लिख ले सर, मुझे लगाने से पहले ये शंका है, आप जरा फाइल पे लिख लीजिए ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। जी खान साहब, क्या कहना है आपको? नहीं, बिल्कुल हेगड़े साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया कि इस तरह अगर होने लगे, वही बात है ना, सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट के लिए सबने काम करना है। डीएम भी क्यों चाहेगा मैं गवर्नमेंट से बिगाड़ू? तो एक देखिए, मैं जैसे पहले कहा था कि सरकार के हाथ में एक टूल है
ठीक है, उसको यूज करना है। कोर्ट्स हमारी ओवरबर्डन है, तो भैया आप जेल एक बार चले गए तो आपने जेल में ही सब कुछ सीखना है भाई। बहुत मुश्किल है विप्लव भाई इस सिस्टम में। अगर आप बचे हैं, बाहर हैं, तो मालिक से प्रार्थना कीजिए कि आप बाहर हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों की बातचीत के लिए। निश्चित रूप से एनएसए जैसे कानूनों के बेजा इस्तेमाल को लेकर ये लगातार जो बहस है वो चलती भी रहेगी। तमाम, जैसा कि संजय सर ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के अपने तमाम आदेश हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट और विभिन्न अदालतें भी, हाईकोर्ट्स भी इस कानून को लेकर तमाम आपत्तियां दर्ज करा चुकी है। देखना होगा कि ये कब वो समय आएगा जब राजनीतिक दल अपनी उस सत्ता की लोलुपता से ऊपर उठकर इस कानून को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे। फिलहाल सत्य हिंदी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।